नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे लगे होंगे। अभी हाल में अगर हम लोग देखे आए तो कई सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हुई है। उन्हीं की बात करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी हाल में जो आपने जस्ट करंट में पेपर की डेट देखी होगी उसके हिसाब से आपने देखा कि अभी एसएससी के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास करंट में है। उसमें अगर मैं बात करूं तो अभी एमटीएस जो कि एक इम्पॉर्टेंट है वो भी है। एमटीएस के अलावा मैं बात करूं तो डिफेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि अभी लाइनअप हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा आईबी का नोटिफिकेशन आपके पास है। आईबी के नोटिफिकेशन के बाद अभी हाल में आज ही एक नोटिफिकेशन एओसी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आया है जिसमें मोर देन 1500 पोस्ट है। तो आप लोग सभी इस नोटिफिकेशन के बारे में जाने और वहाँ तक पहुँचे। आज की जैसा कि आप सभी को हेडलाइंस पता ही चल रहा है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ऑलमोस्ट इंडिया में जो बजट रिलीजिंग डेट है वो सबको पता है। जिन्हें नहीं पता वो नोट डाउन कर लें कि ये 1 फरवरी को रिलीज़ होता है। 1 फरवरी को रिलीज़ होता है। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी जो टाइम प्रॉपर तरीके से रिलीज़ करने का है वो है 11 AM पे। सुबह 11 बजे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये रिलीज़ किया जाता है। इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये रिलीज़ किया जाता है। सबको पता भी करंट में निर्मला सीतारमन जी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने इस बार का बजट पेश किया गया। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ की हाईलाइट फैक्टर को कवर करते हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा। जो भी आपके डाउट वाले पोर्शन आते हैं उससे हम लोग आप अपने डाउट वाले पोर्शन को कमेंट में भी रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय का दायरा था वो 9 वर्षों में 1.97 लाख रुपए हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो हमारी पर्टिकुलर बजट पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार बड़ा है और इसके पिछले 9 सालों का में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर हम बात करें कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड में जितने भी, अगर मैं बात करूं, चाइना है, अमेरिका है या इसके अलावा रसिया है, ये जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था जहां इंडिया का एक पायदान 10th पोजीशन के बाद हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का अगर पहुंच रहे हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट के प्लान को हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल वेलफेयर जो भी स्कीम इनकी तरफ से लॉन्च की उनका बहुत ज़्यादा हमारे इस बजट या इंडिया को ग्लोबल लेवल में पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा सराहनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंचा। अगर हम बात करें कि कर्मचारी भविष्य निधि, अगर मैं बात करूं ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर, जो ये नंबर है ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। 27 करोड़ के आंकड़े जो हैं जो कि ईपीएफओ के पेज पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय के जो अमाउंट डिडक्ट किए जाते हैं उन सभी को फोकस करके आप तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हम लोग उसे भी कवर करते हैं क्योंकि जितने भी पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सभी को कवर करेंगे। वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से ये जो नंबर ऑफ डिजिट है इनको थोड़ा सा हम लोग याद रखें क्योंकि हमारे पेपर में ज़्यादातर डिजिट का ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। 2022 में यूपीआई के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 1,26 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए। यानी डिजिटल भुगतान के ऊपर बात की गई, यानी सबसे ज़्यादा यूपीआई के माध्यम से काम किया गया। और आरबीआई की तरफ से
हर मंथ की जो आंकड़े रिलीज किए जा रहे थे कि यूपीआई का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। साथ में हम लोग के जो यूपीआई के कॉन्सेप्ट को अदर कंट्री की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया के जो रुपए कार्ड या हमारे जो यूपीआई कॉन्सेप्ट है वो अदर कंट्री पे भी यूज़ होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगला जो की हेडलाइंस अगर हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर कितने करोड़ घरों पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था की है, या बोला जाए कि पर्टिकुलर ये जो मिशन चलाया गया जिसे हम लोग बोल सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्सेप्ट पे है। इस बार स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें कि जो कंटिन्यू 6 टाइम से अवार्ड अचीवमेंट करने वाला जो शहर है उसका हम लोग मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। और अभी हाल में आप सभी ने देखा भी था कि एनआरआई डे का जो सेलिब्रेशन था, या इंडिया में जो एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को, इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पे किया गया। 3 डेज तक ये कार्यक्रम चला। नेक्स्ट वन, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कलेक्शन प्रोवाइड किए गए। यानी उज्ज्वला के माध्यम से जो बीपीएल फैमिली है जिनके पास इनकम का दायरा कम है उनको 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट की पॉइंट जो हमारे बजट के हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और उस पर हम लोग आज लेके आए हैं 2022 और 23 के, यानी 23 और 24 के बजट के पार्ट को। नेक्स्ट वन पॉइंट, 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा और 220 करोड़ से पार किया गया। यानी हमने 102 करोड़ लोगों को लक्षित करके कोविड टीकाकरण का आंकड़ा जो कि 220 करोड़ पार किया गया। नेक्स्ट आंकड़ा जो अमाउंट है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। इम्पॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इन आंकड़ों का ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को कई बार मिल सकता है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। नेक्स्ट वन, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के थ्रू 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रोवाइड किया गया। यानी अगर हम बात करें तो ये दोनों स्कीम है जिसके माध्यम से किसी नॉर्मल पर्सन को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अभी हाल में इन दोनों इंश्योरेंस प्लान ने अपने अमाउंट को भी इंक्रीज किया क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग डेट होता है वो जून से होता है, और उसकी वजह से अभी हाल में इन लोगों ने अपने अमाउंट यानी प्रीमियम अमाउंट को भी बढ़ाया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि सर पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। अगर हम बात करें जिसे बोला जाता है सीबीटी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो डीबीटी का पार्ट है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सप्तऋषि रिलेटेड टू विच वन कॉन्सेप्ट, तो बजट में सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट में बात की गई कि जो टोटल इंडिया के जो डेवलपमेंट है वो 7 पैरामीटर पे काम करते हैं और उन्हीं 7 पैरामीटर की यहाँ पे बात की गई। जैसे तो पहला पॉइंट रखा गया समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा, यानी अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की जो कारगर क्षमता है उसके बारे में बात की गई है। बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र, इन सभी 7 पॉइंट के ऊपर बात की गई। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। समावेशी विकास होना चाहिए, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक इसे पहुँचाना होगा। नेक्स्ट वन, बुनियादी ढांचा और निवेश की बात होनी चाहिए, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास यानी ग्रीन एनर्जी की बात की गई है, निहित क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र के ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक है, तो बजट में सप्तऋषि का जो कॉन्सेप्ट है वो 7 पैरामीटर्स के ऊपर बात है कि यानी 7 इन पैरामीटर को फोकस करके हमें
आगे की ओर बढ़ना है। इन सप्त पैरामीटर्स यानी सप्त ऋषि के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा अमृत काल या अमृत बजट को भी पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए के आरंभिक परिव्यय के साथ गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधों सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इंडिया में जो स्वच्छ पादप यानी जो पौधे लगाए जाएंगे उन पे जो अमाउंट आवंटन किया गया वो कितना किया गया, तो आपका आंसर होगा 2200 करोड़ रुपए, जो इसमें हमें हाई क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स या पादप मिलेंगी जिसका हम लोग यूज कर पाएंगे, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। नेक्स्ट वन, वर्ष 2014 में स्थानांतरित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही संस्थानों में से 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल के आया कि नर्सिंग के पार्ट को भी इंक्रीज किया जाएगा, साथ में MBBS की जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी संख्याएं कहीं ना कहीं बढ़ाई गई हैं। केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजाति विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। इस बजट में किन स्कूलों की बात की गई, तो आपकी तरफ से आएगा जनजाति विद्यार्थियों के लिए एकलव्य स्कूल ओपन किए जाएंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसपे 38,800 नए टीचर की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। हाल में अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका दौरा था झारखंड, और झारखंड में उन्होंने नैनो एरिया प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया जिसमें 403 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिससे बताया कि एग्रीकल्चर को एक नया आयाम, नई ऊंचाई मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर पार्ट में सफलता मिलेगी। उसी तरह एजुकेशन फील्ड को और ऊंचाई देने के लिए इस बजट में जो पेश किया गया है कि एक आदिवासी जनजाति विद्यार्थी जो भी हैं उन्हें एकलव्य स्कूल के माध्यम से अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, जिस पे टीचर और विद्यार्थियों का एक अलग लेवल पे कम्युनिकेशन तथा एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बढ़ाने या उसके दायरे को बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PM आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो परसेंटेज है वो 66% बढ़ा दिया गया, ताकि इंडिया में जितने भी ऐसी फैमिली हैं जो BPL फैमिली से बिलोंग करती हैं उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर मिले और उन सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए, जिसका अमाउंट आप देख रहे हैं 79 करोड़ यानी 79,000 करोड़ का जो अमाउंट आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान है, जो कि 2013 और 14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक है, अब तक में सर्वाधिक राशि है। इस बार के बजट में यह भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन किस मिनिस्ट्री को किया है, तो आप सभी को पता है कि किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं, वो है डिफेंस। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इस बार सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए। डिफेंस सेक्टर के बाद सेकंड वन निकल के आता है आपका रेलवे डिपार्टमेंट, जिसपे 2.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट कवर हो रहा है, शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDFI की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, यानी अगर मैं बात करूं तो हाउसिंग बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 1 और टियर 3
टीयर 2 और टीयर 3 शहरी अवसंरचना निर्माण या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी हाउसिंग बैंक की तरफ से जो भी अमाउंट दिए जाएंगे उनकी बात की जा रही है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से रिलेटेड बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार हमारे पेपर में कवर होते हैं, उन्हें कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से नए अवसर, बिजनेस मॉडल, रोजगार संबंधित संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। यानी 3 चीज़ें यहाँ पे हैं कि 100 लैब बनाए जाएंगे इंडिया में जो कि 5G सेवाओं से आधारित होंगे, और इनके थ्रू नए बिजनेस मॉडल तैयार होंगे, नए रोजगार तैयार होंगे, और नए टाइप के बिजनेस के मॉडल भी इसके थ्रू तैयार किए जाएंगे। चक्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट, चक्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने। चक्री अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो चौमुखी बढ़नी चाहिए, मतलब चारों डायरेक्शन पे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो केवल इंडस्ट्रियल ही सेक्टर काम कर रहा है, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काम करे, गांव में जो भी लोग जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम करें, उनके पास भी पैसे अगर जनरेट होते हैं, तो उसके लिए गोवर्धन स्कीम है जो कि अभी हाल में छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से चलाई भी जा रही है कि गांव में जो भी लोग गोबर इकट्ठा करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो गोवर्धन स्कीम, गैवलराइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत 10,000, यानी अगर मैं बात करूं 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट में आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस के विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष में लाभ दिया जाएगा। तो गोवर्धन रिलेटेड स्कीम की बात की गई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। गैवलराइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन, जो कि इससे रिलेटेड है, इसका एब्रीविएशन कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करेगी, जिसमें 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, और ये बताया गया कि 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मोटिवेट किया जाएगा, और उस प्राकृतिक खेती में जो जो प्रॉब्लम आएगी उनसे निपटने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम बनाएगी, और उससे किसान जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर से अटैच कर दी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरुआत की जाएगी। इसमें उद्योग जगत 4.0 संबंधित है। नई पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। अभी तक ये जो ट्रेनिंग थी वो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम में थी, CCTV कैमरे में थी, इंटरनेट से रिलेटेड भी था, कई बार हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड भी पार्ट में ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी, और इसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट अचीव करते थे उनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एज अ प्लेसमेंट कराया जाता था। तो ये सबसे बड़ी स्कीम के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसकी जो नई वर्जन है ज़रूर याद रखेंगे 4.0 PMKVY, जिस पे स्कॉलरशिप या कई बार बच्चों का अमाउंट भी दिया जाता है। ठीक है,
विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी इंडिया में कितने स्टार्ट किए जा रहे हैं? 30, जो कि हर स्टेट को काफ़ी ज़्यादा आगे की ओर प्रमोट करेंगे। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 के क्रॉप्स 90,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए संपर्क मुक्त गारंटी ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत के करीब 1% की कमी आएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप देने के हिसाब से बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें पेंशन जो लोग हुआ करते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केंद्रीय प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित कार्रवाई के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र भी स्थापन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना के तहत अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए कर दी है। सीनियर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है कि 15 लाख रुपए जो हम लोग जमा करके रखते थे पहले, अब उससे बढ़ा दिया गया। उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करना होगा, तो आप अपना पैसा एक सही ढंग से स्टोर करके रख सकते हैं। लक्षित राजकोषीय घाटा 2025 और 26 में 4.5% से नीचे रहने का अनुमान जताया गया, क्योंकि अभी भी ये घाटा 4.5 से ऊपर है, जिससे ये बोला गया कि 2025 और 26 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम किया जाए। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब क्लासेस, और हम लोग इस क्लास के माध्यम से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, या करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक, हम लोग ये कवर करते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि बजट काफ़ी बड़ा है तो 1 वीडियो लेक्चर में से कवर करना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ सकते हैं हम लोग। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो स्टार्टअप शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्विसेज, कार्य प्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सकेगा। यानी श्री अन्न जो स्कीम है, जिसके थ्रू मोटे अनाज को स्टोर किया जाएगा, वो हैदराबाद ताकि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एक नई पहचान दी जा सके। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। यानी जो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड किए जाते थे उनकी लिमिट अब 20 लाख करोड़ की और ज़्यादा की गई, ताकि और ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को बूस्टअप दिया जा सके।